हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पिछले 4 वीडियोस में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को बहुत हद तक कवर कर लिया है और पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि कैसे फ्रांस जो है वो मोनार्की को अबॉलिश करके एक रिपब्लिक कंट्री बनती है। वो रिपब्लिक कंट्री ऐसे बनती है कि वहाँ पे कई सारे क्लब्स जो होते हैं वो नाम में आना शुरू होते हैं और वहाँ पे एक बहुत ही फेमस क्लब होता है, जैकोबिन क्लब। वो आता है और वहाँ उसके जो लीडर होते हैं मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे, वो फ्रांस की बागडोर को संभालते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है फ्रांस में, ये देखते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 है द रीन ऑफ टेरर। मतलब अब इनके जो राज में भी फ्रांस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रीन ऑफ टेरर हम हेडिंग से ही समझ सकते हैं कि मतलब बिल्कुल आतंक का माहौल बना के रखा है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे ने। रॉबेस्पियरे ने जो अपनी गवर्नमेंट को बनाया था वो बहुत गरीब लोगों से मिलकर बनी हुई थी। मतलब कि बिल्कुल सताए हुए लोग थे, तो ये चाहते थे कि हम सारा बदला निकाल दें और हम इतनी इक्वालिटी समाज के अंदर इतनी इक्वालिटी लेकर आएँ कि मतलब उससे ज़्यादा इक्वल कुछ हो ही ना सके। तो इन्होंने ज़्यादा इक्वालिटी लाने के चक्कर में सब कुछ बिल्कुल ही ख़राब कर दिया था फ्रांस के अंदर। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो रॉबेस्पियरे की गवर्नमेंट थी वो कैसे काम करती थी और किस तरह से ये लोग जो थे, इनकी जो पावर थी वो ख़त्म हो गई फ्रांस में। रॉबेस्पियरे फॉलोड पॉलिसी ऑफ सेवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। अब इन्होंने क्या किया, एकदम से अपना कंट्रोल लेना चाहा फ्रांस के ऊपर और बिल्कुल ही कोई भी गलती करता तो उसको सज़ा मिलती, फांसी की सज़ा मिलने लग रही थी और एकदम जो कंट्रोल था इनके हाथ में आ चुका था। एनिमीज ऑफ रिपब्लिक, मतलब ये जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे हैं जो कि जैकोबिन क्लब के लीडर हैं और जैकोबिन क्लब ही इस टाइम इस वक्त में 1973 से 74 में फ्रांस में चल रहा है। तो इसके जो एनिमीज, दुश्मन कह सकते हैं, जो एक्स नॉबल्स, जो पहले नॉबल्स कहलाते थे, अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी फ्रांस में वो, और इन लोगों को क्या किया जाता था, जो भी इनका विरोध करता था उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, इम्प्रिजन्ड, जेल में डाल देते थे, ट्राइड बाय रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल। अब इन्होंने एक रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल करके कुछ कोर्ट वगैरह बना के रखा था, तो उसमें इनको क्या करते थे कि इसमें इनका केस वेस चलाते थे, उसके बाद इनको सज़ा दे देते थे जो भी आता था फैसला। गिल्टी, अब जो गिल्टी पाया जाता था, गिलोटिनॉइड। ये गिलोटिनॉइड एक टाइप की पनिशमेंट थी फ्रांस में। डॉक्टर गिलोटिन नाम के एक डॉक्टर हैं, बहुत इन्होंने क्या किया था, इस सज़ा को इन्वेंट किया था, इस पनिशमेंट को। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर छोटा सा मैंने बनाने की कोशिश की है, बिल्कुल ठीक तो नहीं बना है लेकिन हाँ कह सकते हैं कि समझने के लायक है। तो इसमें क्या है, दो तरफ से लकड़ी की फट्टियाँ, यहाँ पे भी लकड़ी होती थी, ऊपर से बड़ा सा एक आरी के तरीके का एक हथियार, औजार, बिल्कुल शार्प, ऊपर से ये यहाँ से मतलब कुछ होता होगा जो छोड़ने पे ये बिल्कुल नीचे आता था और यहाँ पे जो सर होता था रखा जाता था, जो भी गिल्टी होता था जिसको भी सज़ा मिलनी होती थी, और उसका जो सर होता था वो बिल्कुल धड़ से अलग हो जाता था। रॉबेस्पियरे गवर्नमेंट इशूड लॉज। अब रॉबेस्पियरे की जो ये सरकार थी जो 1793 से 94 तक चली, जैकोबिन क्लब वाली, अब इसके जो रूल्स हैं इनको थोड़ा सा देखते हैं कि किस टाइप के रूल्स इन्होंने बना के रखे हुए थे। मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। अब जो वेजेस थे और प्राइजेस थे, मतलब किसी की भी जो एक दिन की जो एक लेबर का जो भी मेहनताना बनता है, मजदूरी कहते हैं, मजदूरी होती है, उसके प्राइजेस को बिल्कुल फिक्स कर दिया। हर एक चीज़ के जो प्राइजेस थे उसको एकदम फिक्स कर दिया, गवर्नमेंट ने फिक्स किया। कोई भी प्राइवेटाइजेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी कि कोई अपना सामान अपने दाम पे बेच सकता हो। मीट एंड ब्रेड वर रेशनड। मीट और ब्रेड, ये जैसे रोटी और मीट, ब्रेड, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ही रेशेंट कर दिया गया। मतलब जितनी मात्रा में सरकार चाहेगी उतना लोगों को देगी, कोई अपनी मर्जी से खरीद भी नहीं सकता चीज़ों को। पीजेंट्स वर फोर्स टू सेल देयर ग्रेन्स एट प्राइजेस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। अब जो किसान थे उनको भी फोर्स करती थी गवर्नमेंट कि जो आप अपने ग्रेन्स हैं वो हम जो प्राइस फिक्स कर रहे हैं उस पे ही बेचो, अपनी तरफ से कोई आप अपना दाम नहीं लगा सकते हैं। यूज़ ऑफ एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। अब यहाँ पे रॉबेस्पियरे की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत बड़ी गलती कर रही थी। ये गलती ये कर रही थी कि जो खाने की चीज़ें, मतलब इंसान का खाना तो उसकी मर्ज़ी से होना ही चाहिए एक आज़ाद देश में, और उसका पहनना, क्या वो पहनना चाहता है, क्या वो खाना चाहता है, ये तो उसकी मर्ज़ी का होना ही चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, कौन सी रोटी खाएंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, किस रंग की टोपी लगाएंगे,
कैसे धारीदार पैजामे पहनेंगे, लाल रंग की जो टोपी होती थी जैकोबिन क्लब के लोगों की। एक बहुत ही स्टाइलिश देश माना गया है फ्रांस, तो वहाँ का खान पान, पहनना ओढ़ना लोगों का बहुत ही एकदम डिसेंट होता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, बिल्कुल अपना जो रूल्स था लोगों के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की। अब इक्वालिटी ये किस चीज़ से लाते थे, स्पीचेस, इक्वालिटी थ्रू स्पीचेस एंड ट्रेड। इक्वालिटी ऐसे तो नहीं आती समाज में कि लोग एक तरीके के कपड़े पहने, एक तरीके का खाना खाएं, ऐसे तो नहीं आती है। औरतों को इन्होंने कोई इक्वालिटी दे नहीं रखी थी, वोटिंग राइट्स औरतों के पास थे ही नहीं, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं सोचा। सीधे क्या किया, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, इन सब मतलब लोगों की जो पर्सनल चॉइसेस होती हैं उसके ऊपर इन्होंने बिल्कुल अटैक कर दिया। अब ट्रेडिशनली जो फ्रांस देश है उसके अंदर जो सर यानी जो मेंस के लिए यूज़ किया जाता है, उस सर जो मेंस के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब वहाँ पे ट्रेडिशनली फ्रांस में क्या होता था कि मॉन्जियोर यूज़ करते थे। मॉन्जियोर, सर के लिए मॉन्जियोर और मैडम के लिए मैडम। इन्होंने क्या किया, इन शब्दों को भी बदल दिया, मतलब अब शब्दों के साथ भी छेड़छाड़ करने लगे। सर के लिए सिटोयन और मैडम के लिए सिटोयनी, यानी मंज्योर के लिए सिटोयन और मैडम के लिए सिटोयनी, ये वर्ड्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया फ्रांस की जनता के सामने लाके। चर्चेस शट डाउन, बिल्डिंग्स वर कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। अब जो चर्चेस थे उनको बंद कर दिया गया, क्योंकि अब तो कुछ रह नहीं गया था, नोबल्स और क्लर्जी नाम की ऐसी कोई चीज़ बची नहीं थी फ्रांस के अंदर, तो चर्चेस को बंद कर दिया गया और इन्हें क्या किया गया कि जेलों में तब्दील कर दिया गया या फिर ऑफिसेस बना दिए गए। सपोर्टर्स ऑफ रॉबेस्पियर बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन, और जो सपोर्टर्स थे रॉबेस्पियर के, ये क्या डिमांड कर रहे थे, मॉडरेशन चाहते थे ये लोग। अब ये रॉबेस्पियर अपनी ही मनमानी चलाए जा रहे थे, तो इनको भी क्या किया, लोगों ने कोर्ट तक घसीटा, कोर्ट ने इन्हें सज़ा सुनाई और इनको भी गिलोटिनोइड कर दिया गया। मतलब इनका भी जो इन्होंने खुद जो पनिशमेंट बनवाई थी किसी भी डॉक्टर ने बनाई थी, इनको खुद ही वो सज़ा झेलनी पड़ी। अब जब ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो हैं, जब इनकी हत्या हो जाती है, मतलब हत्या क्या कहेंगे, जो इनको सज़ा हो जाती है कोर्ट से, तो उसके बाद होता है कि अब क्या करेंगे, अब फ्रांस को कौन देखेगा। तो कुछ जो वेल्दी लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, वो आगे आए। इन्होंने क्या किया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब फिर इन्होंने फिर गोलमाल किया हुआ है पूरा, डिनाइड वोट टू नॉन प्रॉपर्टाइड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया ही चीज़ इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो पहले से भी थी, कि जो नॉन प्रॉपर्टाइड सेक्शन है सोसाइटी का, वो बिल्कुल भी वोट नहीं करेंगे। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोवाइडेड टू इलेक्टेड लेजिस्लेचर एंड काउंसिल। अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, अब ये चीज़ आई कि 2 इलेक्टेड होंगे लेजिस्लेचर काउंसिल्स। अब ये दोनों काउंसिल मिलकर एक डायरेक्टरी को चूज करेंगे, एग्जीक्यूटिव जो की होगी, और उसमें होंगे 5 मेंबर्स। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बिकॉज डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्या है, फिर से वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वही सरकार में अस्थिरता। अब इन डायरेक्टर्स की जो है इन लेजिस्लेटिव काउंसिल वालों से नहीं बन रही है, इन लोगों के आपस में तू मैं होने लगी। तो अब क्या होता है, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड वे फॉर द राइज ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटर। अब इनकी कमजोरी का फायदा उठाया किसने, नेपोलियन बोनापार्ट। हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा नाम, इनकी एंट्री होती है पॉलिटिक्स में। दूसरा टॉपिक अब हम पढ़ेंगे, अब ये जो है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम बिल्कुल आखिरी में पढ़ेंगे, जो चैप्टर है उसमें बिल्कुल आखिरी में इनके बारे में बताया गया है कि ये कैसे इन्होंने राज किया। और 10th क्लास की बुक में इस चीज़ को बहुत अच्छे से, नेपोलियन बोनापार्ट की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो क्लास 9th में भी है और फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 10th में भी है। डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, ये है टॉपिक नंबर 4। अब क्या है कि जो रेवोल्यूशन चल रही थी फ्रांस में इतने टाइम से, क्या ये औरतें भी कर रही थी, औरतों का क्या हाथ था, औरतों ने किस तरह से मदद की, तो अब ये देखते हैं। वुमेन्स जो थी वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स तो थी, मतलब ये काम करती थी बढ़ चढ़ के बिल्कुल, और मतलब आदमियों के कंधे से कंधा मिला के काम करना, लेकिन ये सिटीजन पैसिव थी, मतलब इनका कोई अधिकार, जैसे हमें पता है, कोई वोटिंग का राइट था ही नहीं। थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग। अब क्या, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, जब इनके पति, इनके बेटे फ्रंट पे चले जाते थे, तो इनको क्या था,
कि खुद की रोज़ी रोटी कमानी पड़ती थी, अपने छोटे घर के जो छोटे छोटे बच्चे होते थे और जो बुज़ुर्ग लोग होते थे जो काम नहीं कर सकते, उनको खिलाने के लिए काम करना पड़ता था। तो अब इन्हें क्या करना पड़ता था, ये ना पढ़ी लिखी होती थी, ना इनके अंदर कोई स्किल्स होती थी, तो इन्हें फूल बेचना, लॉन्ड्रीज़ में काम करना, फ्रूट्स बेचना, वेजिटेबल्स को बेचना, डोमेस्टिक सर्वेंट बन के दूसरों के घरों में बर्तन मांजना और झाड़ू पोछे का काम करना, ये सारे काम करती थी। डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन फॉर जॉब एंड ट्रेनिंग, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इन्हें कोई भी एजुकेशन नहीं मिलती थी, ना कोई ट्रेनिंग दी जाती थी, कोई स्किल इनके अंदर डेवलप कराई जाती थी कि आपको पैसे कमाने की अगर ज़रूरत पड़े तो आप ये स्किल्स का यूज़ करके आप जॉब कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्सेप्शन इसमें ये था कि जो अमीर लोग थे, नोबल्स थे, क्लर्जीज थे, ये अपनी बेटियों को पढ़ाते थे, और जो थर्ड स्टेट जो अब अमीर हो चुका था, थर्ड स्टेट में जो अमीर टाइप के लोग जो थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ये सारे लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाने लगे थे, अपने घर की महिलाओं को। अब ये बेचारी क्या करती थी, केयर ऑफ फैमिली एंड हाउस, जो बिल्कुल गरीब औरतें थी वो घर की और परिवार के केयर में ही रह जाती थी। वेजेस वर लोअर देन मैन, अब बेचारी काम तो पूरा करती थी, जैसे आदमी काम करते हैं उस तरह से ये भी काम करती थी, बट इनके जो वेजेस होते थे वो कम दिए जाते थे इन्हें। अब ये टॉपिक है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ वुमेन, औरतों की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में इसमें बताया गया कि औरतों के क्या हालात थे उस टाइम पे। वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स, औरतों ने अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स बनाए और न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए। सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज मोस्ट फेमस क्लब, अब ये एक क्लब है, सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये एक क्लब है, ये एक फेमस क्लब हुआ करता था औरतों का। अब इस क्लब की जो डिमांड थी वो क्या थी, राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड, वोटिंग का अधिकार, बिल्कुल ही कॉमन से राइट्स हैं कि इन्हें वोटिंग के लिए राइट मिल जाए और इलेक्शन में खड़े होने की इजाज़त मिल जाए, बस। अब जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी फ्रांस की, उसने कुछ कुछ अच्छे काम भी किए थे औरतों के लिए, वोटिंग राइट्स भले ही नहीं दिए थे और इलेक्शन में खड़े होने का राइट नहीं था, लेकिन ये थोड़े से चालाक हो चुके थे, अब थोड़ी सी बुद्धि आ गई थी इनके अंदर कि इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए, स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग को कंपलसरी कर दिया सभी लड़कियों के लिए, और जो पिता होते थे लड़कियों के, पिता या कोई रिश्तेदार, भाई या कुछ भी, अब इन्हें शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे, ये चाहे तो शादी करें या ना करें, ये इनकी मर्जी के ऊपर था, और जिससे चाहे वो उससे शादी कर सकती थी, कोई इन्हें फोर्स नहीं कर सकता था। मैरिज वॉज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, शादियां जो थी अब ये एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत होने लगी, जिसको अब कोर्ट में जो था इसे सिविल लॉ के अंडर रजिस्टर किया जाने लगा। डिवोर्स जो था पहले आदमी ही दे सकते थे, लेकिन अब क्या, औरतों के लिए भी लीगलाइज कर दिया गया और औरतें भी अब डिवोर्स फाइल कर सकती हैं और आदमी भी। वुमेन कुड ट्रेन फॉर जॉब, अब ये जॉब के लिए भी ट्रेन हो सकती हैं, बिकम आर्टिस्ट या आर्टिस्ट बन सकती हैं, अपने बिजनेसेस को चला सकती हैं। लेकिन अब क्या हुआ, इनकी खुशी देखी नहीं गई, वुमेन क्लब क्लोज्ड, अब ये जो क्लब था ये बंद हुआ। प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड, एग्जीक्यूटेड, मतलब अब इन्हें अरेस्ट किया गया और इन्हें फांसी तक दे दी गई। और ये जो संघर्ष था महिलाओं का, ये 200 सालों तक चलता रहा। 1946 में आके, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ है 47 में, उसके एक साल पहले औरतों को यहाँ पर वोटिंग राइट्स मिले हैं। हम लोग खुशनसीब थे कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ औरतों को और आदमियों को बिल्कुल बराबरी पे रखा गया। और इसे हम एक चीज़ और सीख सकते हैं कि इतिहास से सीखी जाती हैं चीज़ें, तो हो सकता है हमारे लीडर्स ने पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांस के इतिहास से ये चीज़ें सीख ली हूँ, पढ़ ली हूँ कि मतलब औरतों को भी बराबरी पर ही रखना चाहिए, औरतों का भी पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारा देश आज़ाद होते ही हमें राइट्स मिल गए थे हमारे। रिवोल्यूशनरी वुमेन ओलम्पी डी गॉर्जस, अब एक ये रिवोल्यूशनरी वुमेन है ओलम्पी डी गॉर्जस, इन्होंने मतलब एक प्रोटेस्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, जो कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। और इन्होंने लिख दिया था कि राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, मतलब उस कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या लिखा था, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, लेकिन इन्होंने उलट दी उस बात को, बिल्कुल ही उलट कर दिया उसका, और इन्होंने लिख दिया राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब इन्होंने वो पर्चा जो था वो क्वीन को भेजा, असेंबली को भेजा,
और इन्हें 1793 में फांसी दे दी गई बिकॉज शी क्रिटिसाइज्ड जैकोबिन गवर्नमेंट। और इन्हें क्या 1793 में फांसी दे दी गई क्योंकि इन्होंने जैकोबिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया था। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो आगे के जो कुछ बस थोड़े से टॉपिक्स बचे हुए हैं और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो उसको मैं लेकर आऊँगी। और बाकी जो भी इस वीडियो में हमने पढ़ा आई होप सबको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू।